रूस यूक्रेन का युद्ध आजकल का सबसे बड़ा समाचार यही है। और विशेष तौर से जब हम देख रहे हैं कि भारतीय छात्र वहाँ से आने के लिए आतुर हैं, उनके फ़ोटो आ रहे हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं, उनकी फ़्लाइट्स आ रही हैं, तो ये है लगभग पूरे भारत में सभी को ये एक तरह से टच करता है। आज हमारे साथ हैं जनरल अता हसनैन। आप अच्छी तरह से उनसे वाकिफ़ हैं, उनसे परिचित हैं। जयपुर डायलॉग्स के सबसे पुराने हमारे स्पीकर, और उनसे हम बात करते हैं, मिलिट्री पर्सपेक्टिव भी देखते हैं और जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी उनसे पूछते हैं। आइए चलते हैं। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ लाइक कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमें सपोर्ट अवश्य करें और हमें फॉलो भी करें। तो नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत है जनरल अता हसनैन जी का एक बार पुनः है। और जनरल साहब, एक बार ऐसा लगता है कि इस बार पुतिन को पढ़ने में अधिकतर लोगों से गलती हो गई। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो थी वो यही सोच रहे थे कि पुतिन जो है वो सिर्फ ब्रिंकमैनशिप कर रहे हैं और आगे नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो युद्ध ही छेड़ दिया। पहले तो नमस्ते सबको, जय हिंद। जी हाँ, बहुत आपने शुरुआत बिल्कुल सही सवाल से की है और इस पर मैंने सुबह आज लिखा भी है और मैंने तो एडमिट कर दिया है कि देखिए, मिलिट्री राइटिंग में और मिलिट्री एनालिसिस में हम आमतौर पे रैशनलिज्म देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन ऑफ पैरामीटर्स जो है वो सबको देखते हैं। उसको लगा के तो लग रहा था कि सदर पुतिन जो है वो ब्रिंकमैनशिप करके शायद सेटिस्फाई हो जाए। उनको कोई गारंटी नहीं मिल रही थी, अभी भी नेटो से, यूरोप से कोई गारंटी नहीं मिल रही थी कि यूक्रेन की तरफ, यूक्रेन को नेटो के अंदर लेने के लिए वो अपनी कोशिश जो है वो रोक देंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। शायद हम सब इसमें कुछ हद तक गलत हो गए। हमने सोचा कि रूस के अंदर शायद इस वक्त काबिलियत भी नहीं है करने की, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस का असर भी हुआ है उनके ऊपर, कुछ हद तक हुआ है। मगर जहां हम शायद सब गलत हुए वो था कि नेटो की तरफ से जिस तरह से रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस आ रहे थे, मेरे ख्याल में सदर पुतिन उसी से टेम्प्ट हो गए कि देखिए, ये तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो लगाएंगे नहीं, ये रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। 8 साल से हमने इकोनॉमिक सैंक्शंस को सहा है और हम अभी अब ओवरकम इट और कड़े कर देंगे थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, हम वी कैन स्टिल ओवरकम इट। दूसरी चीज सदर पुतिन ने शायद ये देखी कि नेटो इतना कमजोर, इनफैक्ट नेटो को छोड़िए, अब यूरोप और अमेरिका इतना कमजोर पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली नहीं रहा है काफी सदियों से, काफी सालों से। और अब अफगानिस्तान के बाद, खासतौर पर 6 महीने के बाद जो है, इनका मोरल, मोटिवेशन, रेपुटेशन जो है बहुत हद तक वो भी गिर चुका है। और देश जब अपने डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, तो एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं। वो कॉन्फिडेंस नहीं है आज। तो शायद उन्होंने, सदर पुतिन ने, ये सोचा कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं जाऊं अंदर, एक्शन करके और डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कि हम डिसीजन, कड़े डिसीजन ले सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी नेटो को ये एक मैसेज मिल जाए कि अगर यूक्रेन की तरफ इस तरह से देखा अपने नेटो को शामिल करने के लिए, तो रूस की तरफ से आप ये गारंटी लें कि एक रिस्पॉन्स, रिएक्शन होगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा-सा दर्शकों को ये समझाएँ कि यूक्रेन जो है वो रूस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? थोड़ा-सा बैकग्राउंड यदि देखें या तो या किस तरह से 1989 में जर्मन इंटीग्रेशन के समय जो रूस को जिस प्रकार के जो वायदे किए गए थे, प्रॉमिसेस किए गए थे, उसको लेके और फिर बाद में जब 1991 में जब इन रिपब्लिक्स को सेसीड करने का, जो सोवियत रिपब्लिक्स थी 14, उनको जब अवसर दिया गया, उस समय के जो बातचीत हुई थी और उसमें सब वेस्ट पूरी तरह से और यूएस उसमें पूरी तरह से सम्मिलित था।
लेकिन उसके बाद जो मुझे लगता है एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नेटो ईस्टवर्ड एक्सपैंड नहीं करेगा, वो धीरे 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 इतना बढ़ता गया कि वो असहनीय हो गया। तो इसमें पहले भी मैं ये देखता हूँ कि जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे, जो बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, उनको तो 2004 में नेटो में सम्मिलित कर लिया गया था, तो उस समय तो इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो यूक्रेन और जॉर्जिया में रिएक्ट किया था, और यूक्रेन में इतना वायलेंटली क्यों रिएक्ट किया? इसकी क्या जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल सही आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, जियो स्ट्रेटेजिक इसके अंदर सिग्निफिकेंस है। और इसकी सिग्निफिकेंस चलिए ऐतिहासिक तौर पे देखते हैं। जब फॉर्मर सोवियत यूनियन जब था वहां पर कोल्ड वॉर कायम थी उस वक्त, और तकरीबन 80 जब जब 79 में जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ तो वहां से गिरावट शुरू हो गई। और हमने देखा कि इकोनॉमिक कंपटीशन यूनाइटेड स्टेट्स नेटो का विद वॉर्सो पैक्ट विद द सोवियत यूनियन काफी हद तक इट केम टू अ हेड। और द फॉर्मर सोवियत यूनियन जो है वो कॉम्पीट नहीं कर सके, जिसकी वजह से गोर्बाचोव ने खुद ही इनिशिएट किया था। उनके जो सदर थे गोर्बाचोव, उन्होंने खुद ही इनिशिएट किया था। अगर ये सोवियत यूनियन का टूटना अगर ये अंदरूनी तौर पे होता, इफ इट हैड बीन डन बाय फोर्स समहाउ, इसका असर दुनिया में बहुत जबरदस्त होता। मगर इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड। गोर्बाचोव वाज सेंसिबल, बहुत मैच्योर प्रेसिडेंट थे। रीगन के साथ उन्होंने वार्तालाप करके, डिबेट एंड एंगेजमेंट करके उन्होंने इसको मैनेज किया धीरे धीरे, और बहुत से प्रोमिसेस भी एक्सट्रैक्ट की थी। अब 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई, जर्मनी यूनाइट हो गया। एंड जर्मनी पीपल वर ऑलवेज सस्पिशियस ऑफ जर्मनी, मगर अब जर्मनी तो यूनाइट हो गया इसके साथ, और नेटो के पक्ष में था वो। 15 रिपब्लिक्स जो सोवियत यूनियन की थी, रशिया जो था वो रंप स्टेट, एक रशियन यूनियन जो है वो तो रह गई, रशियन रिपब्लिक, और 14 और देश थे। उन 14 देशों में से 5 जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वो बन गए, और 3 जो है वो बाल्टिक रिपब्लिक्स बन गए। बाकी यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, जो आप बेलारूस जिसको कहते हैं, ये देश अलग थे। ये बेलारूस, जॉर्जिया, मोल्डोवा। Moldova. These were the states which were touching the borders and boundaries of Eastern Europe. सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का अब अपना अपने प्लस डायनेमिक्स है। टू कॉकेशियन रिपब्लिक्स, अजरबैजान एंड आर्मेनिया। आई मीन मैंने 15 के नाम नहीं लिए। आमतौर पे पुराने जमाने में 15-20 साल पहले इसका जनरल नॉलेज टेस्ट होता था हर दफे कि 15 स्टेट्स का नाम बताइए आप, जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। इट वाज द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स व्हिच वाज क्रिएटेड। तो उसमें से जैसे मैंने बताया आपको ये सब नाम थे उसके, मगर ये 3-4 जो कॉकेशस की तरफ थे, ईस्ट यूरोप की तरफ थे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली। अब आप रूस के ऊपर हावी तो हो गए जब रूस बड़ा कमजोर हो गया 1990-91 में, जब ये तोड़फोड़ हुआ पूरा सोवियत यूनियन का। इट स्टार्टेड क्लैम्बरिंग बैक स्लोली इकोनॉमिकली, मगर वो कमजोरी का फायदा नेटो ने बहुत हद तक उठाया। अब मैं आपको याद दिलाता हूं 1919 एक जबरदस्त ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जर्मनी को लाकर मैट के ऊपर डाल दिया, और उनको उनको उनके ऊपर सब जो है चढ़ गए। एरियाज ऑफ जर्मनी वे टेकन ओवर, एल्सेस लोरेन एंड प्लेसेस लाइक दैट, इधर उधर से उनको सब एरियाज निकाल दिए गए उनसे। इसका असर क्या हुआ? इसका असर हुआ कि जर्मनी के अंदर ऐसा नेशनलिज्म, ऐसा जर्मन नेशनलिज्म, राइट विंग नेशनलिज्म बढ़ा कि नाजिज्म आ गया, और आपने देखा 20 साल के अंदर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब मगर ह्यूमन बींग्स जो है ना, मनुष्य, ये सीखते नहीं, कभी मेमोरी जो है बहुत कमजोर रहती है। 1989 1991 में किसी को यह सोचना चाहिए था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या गलती की थी, यह किसी ने नहीं सोचा। अब रूस हारा हुआ देश था, फॉर्मर सोवियत यूनियन का एक रंप स्टेट था, उसके ऊपर हावी हो गए सब, और उनके हिस्सों को लेना छोड़ना शुरू कर दिया। अब नेटो का असल में अगर आप देखें तो कोई रैशनल नहीं था नेटो का रहने का। वॉर्सो पैक्ट तो टूट गया था, रूस टूट गया था, सोवियत यूनियन टूट गया, तो अब नेटो की क्या जरूरत थी? नेटो तो यूरोप के डिफेंस के लिए था, मगर जब आपका दुश्मनी टूट गया, दुश्मनी खत्म हो गया, तो नेटो की क्या जरूरत थी?
मगर नेटो को उन्होंने कायम रखा, नेटो को एक नया रोल दिया। आप देखें अफगानिस्तान में भी नेटो चढ़ रहा था, मिडिल ईस्ट में भी नेटो गया, उसके बाद तो नेटो का अलग सा एक ढांचा बन गया। उस ढांचे में एक बहुत अहमियत की चीज थी कि उन्होंने कहा, सोचा नेटो लीडरशिप ने कि रूस, अगर कहीं रूस अगले कुछ सालों में, दिया कुछ साल मतलब होता है 30 40 50 साल में, वापस आ गया, जैसे नाजी जर्मनी आया था वैसे वापस आ गया, तो वी मस्ट मेक श्योर दैट ये सब देश जो हैं, जो उसके इर्द गिर्द है, इसका नियर अब्रॉड रीजन जिसको कहते हैं, नियर अब्रॉड रीजन, ये पूरे देश जो है ये हमारे साथ होने चाहिए। तो उन्होंने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे कैसे इनको इंटीग्रेट करके नेटो का हिस्सा ले लें। जल्दबाजी नहीं की, धीरे धीरे करा। पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, इन देशों को और तीनों रिपब्लिक्स को, इसमें दो किस्म के देश हैं, 14 देश जो शामिल हुए नेटो में। एक तो फॉर्मर रिपब्लिक्स, जैसे बॉल्टिक्स हैं, जी, और साथ में फॉर्मर वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज, जो करेक्ट। पहले इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी मगर रूस के साथ मिले हुए थे। रूस जो था उनके ऊपर बड़ा कड़ा कंट्रोल करता था। दो पुराने ओकेजन में आपको याद दिलाता हूं, 1956 में रूस हंगरी के ऊपर चढ़ गया था जब हंगरी ने कोशिश की अलग होने की, और 1968 में प्राग पर 4000 टैंक लेकर रूस की फौज, सोवियत आर्मी जो है अंदर चढ़ गई थी उसके ऊपर भी। तो ये इसका तजुर्बा पहले भी था कि रूस जो है अपने नियर अब्रॉड रीजन को बहुत ख्याल से, बहुत केयरफुली जो है मैनेज करता है। जब नेटो ने ये कार्रवाई शुरू की ऑफ ईस्टवर्ड मूवमेंट इनटू द नियर अब्रॉड रीजन, धीरे धीरे रूस, उस वक्त रशिया वाज नॉट इन अ पोजीशन, वो उस काबिलियत नहीं थी रूस के पास पुश बैक करने की उस वक्त। धीरे धीरे डिप्लोमेटिकली किया उन्होंने, प्रोटेस्ट भी किया काफी। 2008 में जब जॉर्जिया पर हुआ, तो जॉर्जिया के ऊपर तो रूस बिल्कुल उन्होंने रेड लाइन लगा दी उस वक्त, और उससे ज्यादा यूक्रेन के ऊपर ना। यूक्रेन की दो वजह थे खास तौर पर। एक तो मैरीटाइम डोमेन, मैरीटाइम डायमेंशन। मैरीटाइम डायमेंशन ये था कि क्राइमिया का जो पेनिनसुला है उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है कॉल्ड सेवेस्टोपोल। सेवस्तोपोल। सेवेस्टोपोल के ऊपर रूस की ब्लैक सी फ्लीट वहां पर स्टेशन है, ठीक है। दिस इन दिस एरिया मतलब और भी पोर्ट्स हैं, मगर सेवेस्टोपोल इज द कोर सेंटर ऑफ दिस। अब आप ये सोच लीजिए, अगर मैप की तरफ आप बाद में जाकर मैप पर देखिएगा, ये समझ लीजिए कि अगर वो सेवेस्टोपोल नेटो के पास चला गया, यूक्रेन नेटो के पास चला गया, तो सेवेस्टोपोल मतलब न्यूक्लियर चला गया, क्राइमिया चला गया, तो रूस की ब्लैक सी फ्लीट को क्या होगा? अब लोग कहते हैं कि ठीक है ब्लैक सी फ्लीट तो चली गई, कोई बात नहीं। अगर ब्लैक सी फ्लीट नहीं है रूस के पास, तो रूस जो है मेडिटेरेनियन तक नहीं पहुंच सकता। मतलब उसकी इंफ्लुएंस जो है मेडिटेरेनियन में नहीं होगी, मिडिल ईस्ट की तरफ नहीं होगी। ये जरिया जो है इसका मैरीटाइम का, ये दिस मैरीटाइम जोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर द कंट्रोल ऑफ यूरोप, फॉर इन्फ्लुएंस ओवर द मिडिल ईस्ट। याद रखिए, लटाकिया, पोर्ट ऑफ लटाकिया जो सीरिया के अंदर है, उस लटाकिया के पोर्ट को अपने कब्जे में रखने के लिए रूस ने अपनी फौजें भेजी सीरिया में 2015। तो ये पूरा रीजन, इसको जानना निहायत जरूरी है कि इसमें क्या डायनेमिक्स है इस इलाके के। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये याद रखनी चाहिए आपको कि यहां पर एक बहुत एथनिक रशियन पॉपुलेशन भी है। ये आफ्टर ऑल 1917 से लेकर अब तक 1989 तक, जब तक सोवियत यूनियन था, तब तक रशियन डोमिनेंस था। तो रशियन सेटलमेंट्स थे, रशियन एथनिसिटी की का बढ़ावा भी दिया हुआ था, जिससे कि ये जो एरिया है ईस्ट यूक्रेन, जिसको डॉनबैस कहते हैं, डोनेस्क एंड लुहांस्क का इलाका है, यहां पर तकरीबन 52-53% मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, एथनिक पॉपुलेशन, वो रशियन है। अगर ये नेटो में हो जाएगा तो ये रशियन पॉपुलेशन का क्या होगा? आफ्टर ऑल दे ओ अफिनिटी टू रशिया। एक तो ये बात हो गई। तीसरी बहुत अहमियत की बात, जो स्ट्रेटेजिकली यदि बाकी सब देश जो हैं बाउंड्रीज उनकी हैं जिस तरह से हैं, मगर ये जो बाउंड्री है यूक्रेन की, ये यूक्रेन की जमीन जो है, इट जट्स इनटू द इनर्ड्स ऑफ द सोवियत यूनियन। यहां से आप नॉर्थ देखें तो बेलारूस है, साउथ देखें तो एजोव, सी ऑफ एजोव है, ब्लैक सी है। जियो स्ट्रेटेजिकली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ टेरिटरी। पॉपुलेशन देखिए 44 मिलियन,
population, which is a very very large population. पूरे 5-6 देश जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हैं उनमें टोटल मिलाकर 72 मिलियन पॉपुलेशन है, और ये अकेला एक देश 44 मिलियन का है। अच्छा, इसके अलावा यूरोप की यूक्रेन जो सेकंड है लार्जेस्ट कंट्री है एरिया सेकेंड वाइज लार्जेस्ट कंट्री, एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके अलावा और आफ्टर भी रशिया। वजह है, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप चीन से पूछिए, चाइना से, चाइना को क्या इंपॉर्टेंस है यूक्रेन? अरे यूक्रेन इज द ग्रेनरी ऑफ यूरोप। ज्यादातर यहां से उत्पादन जो होता है, ग्रेन जो होता है, वो चाइना जाता है। मच ऑफ इट गोज टू चाइना। यहां पर इंडस्ट्री, जबरदस्त इंडस्ट्री है। भारत के T-72 टैंक्स जो थे शुरुआत में जो खरीदे थे हमने, वो सब टैंक्स यहीं से आए थे। पूरे रेडियो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, बड़ा जबरदस्त यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंटोनोव प्लेन्स सारे यही बनते हैं। एब्सोल्युटली। तो डिफेंस इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है यहाँ। तो ये अगर ये सब चीज नेटो के उसमें पहलू में चली जाए तो वेयर विल इट लीव रशिया? तो इसलिए रशिया ने एक क्लियर टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी चाहिए, रेड लाइन। उन्होंने लिमिट ऑफ टॉलरेंस थी कि एस्टोनिया ले लिया, लाटविया कर लिया, ये सब बाल्टिक स्टेट्स को नेटो के अंदर शामिल कर लिया, मगर एक रेड लाइन लगाई रशिया ने। भाई ये रेड लाइन जो है इसको क्रॉस नहीं करना। यू कांट कम इनटू यूक्रेन। यूक्रेन पे अगर आपने कोशिश की तो वी विल रिस्पॉन्ड। ये मैसेज काफी स्ट्रांगली देते रहे, और 2014 में वो उन्होंने पहला एक्शन किया कि क्राइमिया को टेक ओवर कर लिया। डॉनबास के इलाके, वो भी इन रिस्पांस टू जो उन्होंने यावचेंको का जो कू कराया था, द व्हिच वेरी इज फेमस ब्लेम्ड ऑन यूएस, दैट वाज मैदान मैनेज्ड दैट रेवोल्यूशन। मैदान रेवोल्यूशन। मैदान रेवोल्यूशन की वजह से वहां तो ये सब कोशिशें हो रही थी। यू सी लो लेवल हाइब्रिड वॉरफेयर वाज बीइंग फॉट बाय नेटो इनसाइड यूक्रेन। उसी को काउंटर करने के लिए, काउंटर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर इन्होंने क्राइमिया को टेक ओवर कर लिया। और ये जो डॉनबास का एरिया है, इसके ऊपर जाकर कब्जा तो नहीं करा, बट इसको ह्यूजली इन्फ्लुएंस कर दिया। इट एक्चुअली बिकेम इंटीग्रेटेड इनटू रशिया। अभी तो फॉर्मली अभी जो अनाउंस किया है इंडिपेंडेंस ऑफ these two enclaves, Donetsk and Luhansk। तो ये अलग चीज थी। 2014 से 2022-21 तक, 7 साल तक रशिया ने सबसे मॉडर्न हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूक्रेन के साथ लड़ी है, नेटो के साथ लड़ी है। यहीं पर दी ग्रेटेस्ट साइबर अटैक्स, साइबर वॉरफेयर जो है यहां लड़ा गया है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जबरदस्त लड़ा गया है। मीडिया वॉरफेयर यहां लड़ा गया है। पिछले 7 साल से सब इन्फ्लुएंस चल रही है यहां पर। अब जो है, जो अभी आप देख रहे हैं, दिस इज ए अपग्रेडेशन। अभी भी मैं कहता हूं कि ऑल आउट फुल स्केल वॉर नहीं चली है अभी तक। इट इज स्टिल एन अपग्रेडेशन ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर के अंदर याद रखिए, मिले जुले बहुत से डोमेन्स होते हैं, मगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन होता है और असली सही वक्त पर उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड मिलिट्री इंटिमिडेशन। ये मिलिट्री इंटिमिडेशन अब शुरू हुआ है। जी, तो मिलिट्री इंटिमिडेशन शुरू हुआ है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर आता है, और जो मैंने देखा था कि यूक्रेन का ट्रंप और बाइडेन का जो टसल है उसके साथ भी बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। और अगर यूक्रेन जो है वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का शायद विलिंग पॉन नहीं बनता, और ट्रंप को और रशिया को एक साथ डिस्टेबलाइज करने में, तो भी मेरे विचार से ये स्थिति This नहीं is a आती। slightly complex affair. There's no doubt. There are many dynamics इसके अंदर। जो रूस as a hybrid grey zone warfare, जो भी hybrid नहीं है, grey zone warfare जो रूस अमेरिका के साथ लड़ा है, to attempt to try and influence the political establishment and the ideological elements within the United States, उसके अंदर यूक्रेन का लिंकेज बहुत ज्यादा है। But that will complicate our discussion tremendously. वो हो सकता है कि जिनका इसमें बैकग्राउंड नहीं हो उनके Yeah. लिए समस्या हो जाए। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स है, जो नेटो का जो रिस्पॉन्स है, ख़ास तौर से जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का रिस्पॉन्स है, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस और थोड़ी बहुत सेबर रैटलिंग शुरू में भेजा उन्होंने कि साहब हम इक्विपमेंट भेजेंगे, और 5000 हेलमेट भेज दिए। और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी जो लगाई हैं उसमें उन्होंने ऑयल जो है वो उससे एग्जेम्प्ट रखा है। अब ऑयल एग्जेम्प्ट रखने का मतलब ये है कि मतलब अब आप एनर्जी ये एनर्जी ये को एग्जाम रखा है एनर्जी को उन्होंने। एग्जेम्प्ट रखा है, गैस और ऑयल।
जो इन्होंने सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन किया था, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि इन्होंने सऊदी अरेबिया को इन्फ्लुएंस करके और एक्स्ट्रा ऑयल पंप करा के और ऑयल की प्राइस प्राइसेस जो बढ़ा थी वो डाउन करा दी दी, थी, राइट, जिससे कि जो सोवियत इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल डोलरम्स में चली गई थी, बिल्कुल। और जिसके कारण गोरबाचेव ने जो डिसीजन लिया वो उसमें उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, और बाइडेन ने खुद जो है वो 1 मिलियन बैरल पर डे जो है वो यूएस का प्रोडक्शन कम कर कम रखा कर है। दिया। सारा का सारा जो आपका उनका ऑयल प्रोडक्शन था, अ, वो उन्होंने डाउन कर रखा है। तो इनकी तो कम से कम बाइडेन के तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे तो लगता है कि अमेरिकन्स एज अ कंट्री हैव लॉस्ट द विल पावर टू वेज अ वॉर। That, yes, it's a debatable aspect, but there is no doubt. रोनाल्ड रीगन का जमाना आप देखिए, स्टार वॉर्स का जमाना देखिए, उस वक्त से अगर आप कंपेयर करें विद जॉर्ज बुश फर्स्ट, व्हेन ही टुक हिज हार्ड डिसीजंस टू गो फॉर गल्फ वॉर 1, उसके बाद जॉर्ज बुश 2 भी, हालांकि वो उधर हाईजैक हो गए, मगर गल्फ वॉर 2, दिस ऑल हार्ड डिसीजंस एट दैट टाइम। ये इस वक्त मैं समझ रहा हूं कि जो जो बाइडेन के साथ हो रहा है इज एक्चुअली द इन्फ्लुएंस ऑफ 20 इयर्स ऑफ अफगानिस्तान। ये 20 साल अफगानिस्तान में इन्होंने करा क्या? I mean, a power of this nature, they didn't just have the heart to fight. शुरुआत जाके बड़ा जबरदस्त स्पेशल फोर्सेस के साथ सब टेक ओवर किया, इधर उधर किया, टिल 2011 इवन व्हेन दे किल्ड ओसामा बिन लादेन। उसके बाद व्हाट वर दे डूइंग हियर? Neither were they doing counterinsurgency, neither were they doing counterterrorism, neither were they fighting a decisive conventional battle. They were just there. अच्छा, अगर आप देखें तो 20 साल में 2400 casualties. Okay, very good, you protect your soldiers, and but then you have to somewhere take offensive operations also. 3800 तो कॉन्ट्रैक्टर्स मरे हैं, और 2400 आपके सर्विसमैन मरे हैं। इफ दिस द टाइप ऑफ वॉर यू वांट टू फाइट, if you want to win, see, America has to question itself. The American military has to question itself about this. This statement which I'm making, not many people are aware. The 3,800 contractors have died, and 2,400 soldiers have died. So, what kind of a war are you been fighting all these 20 years? So, I think the American propensity to take hard strategic decisions is very, very compromised at the moment. It will rise. It will come back. You need one strong president to come back and do it. You need a rational president to come back. Trump was a strong president also, but not rational enough, right? You need someone of the type of Ronald Reagan kind of a person to come back and take stock of this entire thing. So I don't think the United States is going to enter into any kind of a thing here. They are steeped in what has happened in the last 20 years, and it will take a fair amount of time. And they are at the moment hell bent on one other thing. They are looking at, their focus is on the Indo-Pacific. They don't want to be pulled back into Europe, which was the theater of the Cold War, because they think they have forgotten the Cold War. The Russians have pulled them back into it. The Chinese are actually smiling all along because they are thrilled because all this talk of moving the Quad and this and that. This is who's talking of the Quad at the moment. Everyone looking at what's happening in Europe, right? So the people who are really laughing all the way are the Chinese, and I think the Russian hand. And one aspect which we didn't look at when we said about Putin's decision is that the fact that 4 weeks ago he met Xi Jinping in Beijing. What happened at that summit? What finally actually emerged from it, we are not aware. But obviously, a reinforcement of Putin's will did take place because of the backing which Xi Jinping had given him. जी, मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछ लें, और अब मैं आता हूँ इसकी थोड़ी-सी मिलिट्री एस्पेक्ट्स पे। वो मिलिट्री एस्पेक्ट्स ये है कि लोग ये है सोच रहे थे कि रशिया जो है वो बहुत कम समय में यूक्रेन को ओवररन कर लेगा। हालाँकि जो लोग ये सोच रहे थे उनको संभवतः ये अनुमान नहीं है कि यूक्रेन कितना बड़ा देश है। तो मैं उनको बता दूँ कि यूक्रेन इतना बड़ा देश है जो
भारत के यदि 2 प्रांत यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश इनको मिला दें तो इनका जितना क्षेत्रफल होता है, लगभग उतना क्षेत्रफल जो है वो यूक्रेन का है। तो यूक्रेन बहुत बड़ा क्षेत्रफल में, जैसा मैंने कहा कि यूरोप का, रशिया को अलग कर दें यदि, तो यूरोप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है, फ्रांस से बड़ा है क्षेत्रफल में। तो ये जो एक ये अनुमान था कि पुतिन जो है वो बहुत तेज़ी से बिल्कुल ब्लिट्जक्रीग वाली स्टाइल में यूक्रेन को ओवररन कर लेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करता हूं। मैंने आज सुबह आर्टिकल में भी यही लिखा था। भारतवर्ष, अगर मैं इस एक उदाहरण दूं इसका आपको, मैं याद दिलाता हूं श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स जब हमने भेजी, आईपीकेएफ भेजी, तो ओवरऑल पीक स्ट्रेंथ ऑफ आईपीकेएफ वाज 100,000, 1 लाख। 4 डिवीजन भेजे थे हमने, बैटिकलोवा, ट्रिनकोमली, ववुनिया, जाफना, 4 थिएटर थे वहां पर। टोटल पॉपुलेशन, तमिल पॉपुलेशन कितनी थी इस नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में? अप्रोक्सीमेटली 2.2 मिलियन, 2.2 मिलियन। ठीक है। नफरी की ये क्या थी, एलटीटी की अप्रोक्सीमेटली 3,500। ठीक। और इसके खिलाफ 100,000 soldiers deployed on ground. Of course, yes, we had restrictions. We were not using air power. We were not using artillery. But to control and stabilize this region in 2.5 years was a big challenge. बहुत बड़ी चैलेंज थी। अब आप आ जाइए यूक्रेन पे, और आप, संजय साहब ने आपको अभी डिस्क्राइब किया है व्हाट इज द साइज ऑफ यूक्रेन। फिर आप देखिए कि 44 मिलियन की पॉपुलेशन भी है इसकी, 1,30,000 ट्रूप्स जो अनटेस्टेड है। इन्होंने, इनकी रूसी इन्फेंट्री ने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी है बहुत सालों से। ठीक है। अमेरिकन तब भी बहुत गए अफगानिस्तान में और इधर उधर लिबिया शिबिया सब गए, मगर रूस नहीं गया कहीं। ठीक है। और यूडिस एंड 1200 टैंक्स। अच्छा, उसके बाद अगर आप डिसाइड कर लें कि यू डोंट वांट टू यूज एयर पावर, एयर पावर को आप लिमिटेड तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर एयर पावर इस्तेमाल करने लगे तो हो जाएगा जैसे सीरिया में हुआ था। यू विल वेस्ट आउट द अर्बन एरियाज कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय देम कंप्लीटली। ये यूरोप के हार्ट में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में तब भी चल गया, मगर हार्ट ऑफ यूरोप, डेवलप्ड वर्ल्ड, यूक्रेन में नॉट बी मॉडर्न, दैट मॉडर्न, बट इट इज पार्ट ऑफ यूरोप। ये तो याद रखना चाहिए हमको। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं भी देख रहा था कि 1,30,000 ट्रूप्स इनके बॉर्डर्स पे लगे हुए हैं, 1200 टैंक्स है, तो मुझे भी बड़ा सस्पिशन हुआ कि ये दे आर नॉट हेलबेंट ऑन गोइंग होल हॉग। ये पूरा नहीं, पूरे दम के साथ नहीं कर सकते हैं इसको। अब आप देख रहे हैं इनकी तजवीज क्या है इस वक्त, स्ट्रेटेजी। देयर स्ट्रेटेजी इज स्ट्रेटेजी ऑफ फौजी स्ट्रेटेजी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनती है, या कहीं वॉर स्ट्रेटेजी, वाई मिलिट्री स्ट्रेटेजी, वॉर स्ट्रेटेजी जो बनती है, इट स्टार्ट्स विद अ पॉलिटिकल एम। पहली चीज होती है पॉलिटिकल एम, देन इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय अ मिलिट्री एम। इसमें मुद्दा जो है, पॉलिटिकल एम का मुद्दा है रिजीम चेंज, कि यहां पर जो जेलेंस्की की जो सरकार है, जो प्रो नेटो सरकार है, प्रो अमेरिकन सरकार है, इसको गिराया जाए, एंड अ प्रो रशियन गवर्नमेंट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड देयर। दैट इज द अल्टीमेट पॉलिटिकल एम, राइट। मिलिट्री एम, अच्छा, साथ में पॉलिटिकल एम आप ये भी कह लीजिए कि डॉनबास के एरिया के ऊपर पूरा कब्जा तो नहीं, influence, complete influence established over the Donbass region, the regions where the Russian affinity, Russian ethnicity है। दूसरी चीज आप देख लीजिए, मिलिट्री एम क्या है? मिलिट्री एम है जितने यूक्रेन की जो फौजी काबिलियत, मिलिट्री काबिलियत है, उसको सप्रेस करना। इट हैज टू बी सप्रेस सो दैट यूक्रेन कैनॉट इमर्ज एज ए सेंटर फ्रॉम वेयर नेटो कैन इनिशिएट एनीथिंग अगेंस्ट रशिया इन द फ्यूचर। मतलब आपको, यू विल हैव टू सप्रेस इट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अगर ये 2-3 एम लेकर देखें, अगर मैं रूसी जनरल होता और मुझे प्रेसिडेंट बुलाते कि आपको लड़ाई करनी, तो मैं कहता कि मुझे 1,30,000 ट्रूप्स के साथ नहीं हो सकता, दिस कैन बी डन। एंड इफ पुतिन हैड टोल्ड देम कि भाई ये ही इतने ही ट्रूप्स मिलेंगे, बिकॉज वी डू नॉट वांट एन ओवरकिल। ये भी याद रखिए कि रशिया जो है उसको पोस्ट वॉर भी देखना है। ये नहीं, इट्स नॉट एन आइसोलेटेड नेशन, इट हैज टू लुक एट द पोस्ट वॉर सिचुएशन ऑल्सो।
It wants to remain a part of the international community. यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, वीटो पावर है, वीटो को इस्तेमाल भी किया है, अभी हाल ही में इस्तेमाल किया है. इट कैनॉट गो अगेंस्ट द वर्ल्ड. अगर आप सीरिया लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे यूक्रेन के अंदर, भारत को मुश्किल हो जाएगा बड़ा, हमको बड़ा मुश्किल हो जाएगा. कैसे हम नेटो को सपोर्ट ना करें. We can't afford not to do it then in that case. So Russia has to play what is called a balanced approach to this whole situation. अब ये इस बैलेंस को कायम करना is to determine what are your quantities. क्या चाहिए आपको, 2 लाख ट्रूप्स चाहिए, 1.5 लाख ट्रूप्स चाहिए, क्या टेक्नोलॉजीज चाहिए. और मैं कहता हूं रूस अभी भी हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है. अभी भी चौथे दिन अभी तक फेवरेबल एयर सिचुएशन नहीं हुई है. आमतौर पे हम भारत की फौज, व्हेन वी लुक एट पाकिस्तान, वी लुक एट एयर सुपीरियोरिटी. मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स उड़ ही नहीं सकती, देन आवर मैकेनाइज्ड फोर्सेस विल गो इनसाइड. मगर यहां तो आप समझिए एयर सुपीरियोरिटी का तो सवाल ही नहीं है, फेवरेबल एयर सिचुएशन नहीं हो पाई है. ये मतलब यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मगर साथ में सॉटीज भी रशियन एयरफोर्स ने बहुत कम उड़ाई है. वो मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉकेटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और टारगेटेड कुछ अर्बन सेंटर्स के ऊपर कुछ जगहों पर टारगेट कर रहे हैं. इसकी क्या वजह है? जो आपने सुबह इंडियन एक्सप्रेस में तस्वीर देखी, एक ब्लॉक ऑफ हाउसेस के ऊपर मिसाइल जो गिरा है, क्या है ये? दिस इज पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. दिस इज द पार्ट विच इज बीइंग शोन टू द यूक्रेनियंस कि सी वी कैन कम डाउन टू दिस ऑल्सो, पर हम कर नहीं रहे. तो अभी तक सेलेक्टिव हुआ है. मैं तो अचंभे में हूं कि कीव एयरपोर्ट 3 दफे उसका एक्सचेंज हो चुका है. They came and इनके स्पेशल फोर्सेस आए, रशियन स्पेशल फोर्सेस, and they captured it. And then the Ukrainians counter-attacked and evicted them. फिर उसके बाद रशियंस आ गए अंदर, फिर उनको evict कर दिया वहां से. मतलब यह है कि रशियंस ने क्या प्लान नहीं किया कि जहां स्पेशल फोर्सेस को भेज रहे हैं उनके साथ ग्राउंड लिंकअप होना निहायत जरूरी है. 24 से 48 घंटे के अंदर तो ग्राउंड लिंकअप होता ही है. स्पेशल फोर्सेस कैसे सर्वाइव करेंगे ऐसे वहां पर? तो इनके ख्यालात में कुछ कमी लग रही है मुझे. या तो तजुर्बा जरा कम हो गया है रूसी फौज में, या ये इतना कैलिब्रेट कर रहे हैं कि उससे जो है असर जमीन के ऊपर कम दिखता जा रहा है. हाँ, इसका मतलब ये है कि ये अभी भी पूरी तरह से रेकलेस नहीं है, और ये बिल्कुल जो वर्ल्ड ओपिनियन है उसके प्रति निश्चित रूप से थोड़ा बहुत सचेत हैं, ऐसा लगता है. और इसी में अगला जो मैं इसका जो सप्लीमेंट, नेचुरल सप्लीमेंट है, ये कि जो भारत का स्टैंड है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत का स्टांस तकरीबन 30-40 साल पहले जब हम नॉन अलाइंड स्टेट थे, तो उस वक्त भी हमारा स्टांस जो था वो न्यूट्रल होता था. ठीक है, वी नाइदर हियर नाइदर हियर, वी आर नॉन अलाइंड. नो वन वाज बॉदर्ड अबाउट इंडिया स्टैंड. ठीक है. Today you are a $3 trillion economy, emerging to be a $5 trillion economy. You're part of G20. You are also emerging. You are a middle power, emerging to be a bigger power. You're part of BRICS. You're part of SCO. You're part of all the important organizations in the world. तो opinion भारत की. The fact that पहले दिन मोदी जी के पास कॉल आया कि रिक्वेस्ट to please speak to Mr. Putin. उसके बाद एक और कॉल आया, Zelensky से कॉल आया to please pleading that some kind of a ceasefire should be done. Everyone understands India's relationship with Russia is very, very strong, right? But जो stance India ले रहा है, मैंने उसको एक terminology दी है जी. It's called informed neutrality. ठीक है, एक neutrality थी. ये नॉन अलाइनमेंट नहीं है. नॉन अलाइनमेंट नहीं है ये. दिस इज इन्फॉर्म्ड न्यूट्रलिटी. अगर आप देखें तो जो हमने स्टेटमेंट भी दिया है सिक्योरिटी काउंसिल में, इट इज ए न्यूट्रल थिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वी हैव गिवन एन एक्सप्लेनेशन. एंड अगर आप बहुत ही बारीकी से अगर कोई पढ़े तो इट विल लुक क्लियर दैट वी आर आस्किंग द रशियंस टू स्टॉप द वायलेंस. क्योंकि हम समझते हैं कि इट्स इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस दैट द वायलेंस मस्ट स्टॉप, लाइव्स मस्ट नॉट बी लॉस्ट.
And that's the stance that we are taking. Virtual कहिए human rights की तरफ है. Without mentioning it, we are looking at human rights. We are looking at early cessation of hostilities. We are looking at diplomacy to play the major role. ये सब चीजें एक mature देश की तरफ से होती है. And हमारा एक चीज मैं जरूर कहूंगा, and it can be a recorded statement, to have a diplomat as your external affairs minister at this stage is a मेजर एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज है. और मैं देख रहा था जिस तरह से मेलबर्न में क्वाड की कॉन्फ्रेंस जो थी, उसमें किस तरह से जयशंकर साहब ने उसको हैंडल किया था. क्वाड की कॉन्फ्रेंस थी, मगर इट वाज बीइंग हाईजैक्ड कंप्लीटली टू बिकम अ यूक्रेन कॉन्फ्रेंस, बट उन्होंने उसको रोका एंड ब्रॉट इट बैक टू द क्वाड कंप्लीटली. Then Jaishankar Saab went to Munich, and Munich Security Summit. हर साल फरवरी में Munich Security Summit होती है, one of the very very important security conferences of the world. He made a class speech out there. Went to France. France में Macron के साथ he was being consulted by Macron, by President Macron, for his views and things like his views are informed views. Obviously, a career diplomat with this kind of service in China, service in the United States, having been now external affairs minister for the last 3 years, obviously he's got the capability to do this. तो मैं समझता हूं कि भारत का स्टेचर जो है ऊंचा है, and I think we are applying it correctly at this stage. Now I only hope and wish that the situation does not deteriorate. But जो मुझे सबसे ज्यादा डर है वो है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन का, कि ये ना हो जाए कि यू हैव मैस कैजुअल्टीज एंड थिंग्स लाइक दैट. तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत को टू होल्ड बैक. Already the West is not too happy with us, right? Not too happy with us. They are clamoring. They want India to sort of support them and things. They're not insisting so far. मगर जब ये visuals इस तरह के होने लगेंगे, then it will become very difficult. And that's one of the reasons why President Putin is also holding back. And that's one of the reasons जो आप देख रहे हैं, चौथे दिन उन्होंने डेलीगेशन भेज दिया है बेलारूस ऑलरेडी. They already reported है, confirmed नहीं है, that they are looking for negotiations with the Ukrainian side, and the Ukrainians have probably also accepted it. So you can say this is some kind of a back channel जो शुरुआत हो रही है इस वक्त. इजराइल, सुना है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत की है, ऑफर किया है कि मैं इंटरवीन करता हूं बिटवीन द टू साइड्स एंड I can be the go-between, etc. I do strongly feel कि ये एक टाइम है जब भारत, actually India can play a very great role here. India can be an interlocutor at this stage, at this time. We have got a very fine veteran diplomatic community, बड़े experienced लोग हैं और इनका इस्तेमाल करना चाहिए. We should have a special envoy perhaps at this time, or 1 or 2 special envoys at this time. And कभी ना कभी भारत का, जब ये जिस तरह से स्टेचर भारत का बढ़ रहा है, कभी ना कभी तो ये इंटरलॉक्यूशन हमको इसके अंदर एंटर करना ही पड़ेगा at some stage in life. Why not now? I thought this is a very good opportune time when India should enter into this. जी, और ऐसा लगता है कि शायद दोनों साइड, वेस्ट और रशिया, वो इसका स्वागत भी करेंगे यदि भारत इंटरवीन करता है. आप ऑडियंस क्वेश्चंस पे जाने से पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज, उस पे जाने से पहले एक लास्ट मिलिट्री क्वेश्चन जी, और वो ये है कि यूक्रेन की तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि रूस के 4300 सैनिक मार दिए गए हैं 4 दिन में. क्या ये संभव है? मुझे तो मुश्किल लगता है ये. दिस इज गुड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जब करते हैं तो उसमें क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी होती है. दिस डजंट सीम टू बी अ वेरी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन. ये आमतौर पे a smaller nation likes to put out this kind of information right at the beginning to show the world कि see we are standing up to it and all. मुझे तो मुश्किल लग रहा है because इस तरह के असॉल्ट भी नहीं हुए हैं अभी तक. टैंक पूरे 1971 वॉर में हमारे 3200 सैनिक. हाँ, वही about 3000 people had died. So you see, tank versus tank battles में इस तरह की casualties नहीं होती हैं. और इतना ज्यादा मिसाइल एंड रॉकेट अटैक्स अभी तक अर्बन सेंटर्स के ऊपर नहीं हुए हैं, जिस उससे तो यूक्रेनियन कैजुअल्टीज होंगी ज्यादा. बट आई डोंट थिंक फील्ड बैटल्स हैव रियली टेकन प्लेस टू दैट एक्सटेंट. सो 4300 इज टू माय माइंड अ वेरी हाईली एग्जैजरेटेड फिगर. जी, अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों के ऊपर. बहुत सारे प्रश्न हैं आज आपके लिए, तो लेट्स गो टू दी क्वेश्चंस. उसके पहले मैं एक बार सभी से अनुरोध करूंगा कि jaipurdialogues.com, thejaipurdialogues.com का जो बुक सेक्शन है उसमें आप जाके आपके उपयोग के लिए बहुत सारी फ्रीली डाउनलोडेबल
बुक्स जो हैं वहाँ पर पुस्तकें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध हैं, आप लोग जाकर उनका उपयोग कर सकते हैं। चैतन्य जी पूछ रहे हैं, जनरल सर, Russia has a defense budget of $61 billion. India has a defense budget of $64 billion. Then why is our military not as feared as the Russian military? Okay, good question. Question acha hai, and you are making your observations well. The the threat perception, threats to Russia are very, very different. To India are very different. Russia also has, if you remember, a fairly modern army, and therefore it does not need to spend so much on its further modernization. It is a reasonably modern army. अगर आप देखें तो the finest tanks are being produced there. T-90 tanks हमारे वहीं से आते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रहे हैं अंडर लाइसेंस, बट वो टेक्नोलॉजी तो वही है. S-400 सिस्टम कहां से आया? वहीं से आया पूरा. So they have to spend much less money on their equipment, and their armed forces, their army is a sizable army, right? It's a sizable army, close to 2 million almost, of course, based upon reservist systems. And theirs is a very complex, complicated system, right? Hamara $64 billion, we've got multiple borders. Remember, the Russian-Chinese border, which is a very long border, is not an active border at all at the moment, right? The Russian border with Europe is not active the manner in which our border with Pakistan is active, right? And then the Russians' presence in Central Asia is just a division worth, their famous 201 motorized division, which is located in Tajikistan, right? So threat perception wise, देखिए, look at the case of India. हमारा पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इतना लग रहा है, मॉडर्नाइजेशन पर भी इतना लग रहा है, हमारा रेवेन्यू बजट जो है बहुत बड़ा है, बिकॉज वी गॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर. हमारा जो बॉर्डर है वो कंप्लीटली माउंटेनस बॉर्डर है, वे यू नीड मच मोर इन्फेंट्री ओरिएंटेशन एंड यू नीड boots on the ground, so obviously your strengths are that much higher. आप देख लिए which army in the world has got 400 infantry battalions? हमारे पास 400, तकरीबन 384 400 battalion infantry battalions हैं हमारे पास. तो you see, every nation, you cannot compare this. मतलब ये नहीं कह सकते कि इनका इतना है, इतना इतना है, तो हम क्यों, हमें इफेक्टिवनेस क्यों नहीं इतनी? हमारे थ्रेट परसेप्शन ही अलग है, हमारा टेरेन ही अलग है, हमारे कंडीशन और जो हालात हैं वो डिफरेंट है. So it is all a question of where your priorities lie. Much of our budget is used up by the revenue side. Capital का कम खर्चा होता है. In their side, perhaps much more of it is also used up on the capital side, because their manpower side may be much less. And it also depends a lot upon the nature of budgeting. अगर आप Chinese budget को देखें, तो what they claim to be their budget, is it their budget? Their budget is probably 3 or 4 times higher than that. But then they have only got the system of accounting in which all kinds of things are shown right and left. पाकिस्तान को देख लीजिए आप, पाकिस्तान का बजट जो है, जिस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है पाकिस्तान आर्मी, all kinds of things. So please don't go by these literal comparisons कि वो $61 billion, हम $64 billion, then why is our military not feared? Who says our military is not feared, by the way? Ask the Chinese. Yeah, you ask the Chinese very much. Who says we are not feared? Right? Galwan की अगर आप reports बाद की देखें, Chinese are very, very careful about what they reveal. What happened in Galwan and what the effect of Galwan was on their morale also should be known to us. Correct. Yeah. Next one. Sir, I request you to keep your answers brief because there are so many questions. Oh, so many. So it will take you 1 hour to answer all of them. No. I have to get out at 8:15 because मेरा yes, sir. So then you have to keep your responses brief. Chaitanya again, General Sir, why cannot India use mercenaries like Russia? Putin sends them as peacekeepers. Why cannot we send to Pak our mercenaries as peacekeepers? भाई जरा ये सवाल मुंडेन है बहुत. याद रखिए, again I go back to it. I think it's a speculative question. So don't keep comparing कि उनके ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. अरे हालात, मिलिट्री एप्लीकेशन जो है वो हालात पे
डिपेंड करता है। ठीक है, आप लिटरली जो प्लान हिटलर ने बनाया था उसको हम क्यों नहीं बनाते यहां पर? बांग्लादेश के लिए हमने हिटलर का प्लान क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, हम भारत की फौज है, हमारे कंडीशंस अलग है, हमारा माहौल अलग है। प्लीज डोंट कंपेयर लाइक दिस। या Right. Next. Mr. Double A. Why are US, European, Ukraine intimidating India on voting against Russia? It's like threatening us on the face. Although we pray for Ukraine, but how can we forget that they voted against us at UN on many important issues? And I may add, now they are trying the hostage theory by holding the students hostage. यू सी, ये इंटिमिडेशन इज अ रॉन्ग टर्म। ये डिप्लोमेटिकली कोशिशें तो होंगी नेचुरली। वी आर, एज मैंने एक्सप्लेन किया पहले सवाल से पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि भारत की अहमियत बढ़ गई है बहुत ज्यादा। पीपल वांट इंडिया ऑन देयर साइड। याद रखिए कि इसके बाद जब ये जब मसला खत्म हो जाएगा तो फिर वील बी बैक टू द इंडो पैसिफिक। वहां पर क्वाड का जो हिस्सा है उसके 3 देश जो है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, वो तीनों मिले हुए हैं एक साथ। वो चाहते हैं कि चौथा देश भी मिले उनके साथ। ऑब्वियसली दे वांट दैट, सो दे विल कीप ट्राइंग टू कन्विंस यू। कॉल पे कॉल आएंगी, जयशंकर साहब के पास कॉल आएंगी, मोदी जी के पास कॉल आएंगी। दीज कॉल्स आर मेंट फॉर दैट, टू ट्राई एंड कीप कन्विंसिंग यू। आपको भी सुनना है। इसमें एक चीज याद रखिए, इस पूरे मसले में हमको अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है। हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमें क्या मतलब किसी और के इंटरेस्ट से? चाहे अमेरिका का इंटरेस्ट हो, चाहे जापान का इंटरेस्ट हो, मगर हमारा क्या इंटरेस्ट है इसमें? हमारा इंटरेस्ट है टू रिमेन इक्विडिस्टेंट। बिकॉज Right. देखिए, कल अगर आपने रूस के खिलाफ कुछ किया, आप रूस के खिलाफ कुछ कहा, एतबार जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है और 1971 से पहले से हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, अगर ये ट्रस्ट के अंदर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आप समझिए चीन और रूस के बीच में अगर उतना ज्यादा ट्रस्ट बढ़ गया, और कैन यू इमेजिन व्हाट द सिचुएशन विल बी ऑन आवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स? चाइना विल बी दैट मच इंकरेज्ड। मतलब पूरा नॉर्दर्न साइबेरियन बॉर्डर जो है वो छोड़ सकते हैं कि रूस के साथ हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट टुडे दे हैव टू बी कंसर्न्ड स्टिल अबाउट दैट। आपको याद दिलाऊं, ज्यादा दूर पहले नहीं, 50 साल पहले रूस और चीन के बीच में ऐसी घमासान लड़ाई हुई थी। उसूरी रिवर के ऊपर एक जगह है डमांस्की आइलैंड, उसमें रूस ने अपने सबसे पहले दफे अपने ग्रैड पी, ये जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं ना, जो गाड़ी के ऊपर 6-6, 8-8, 12-12 लगे रहते हैं, वो सबसे पहले इस्तेमाल किए थे। ऐसी बमबारी की रूस ने कि डमांस्की आइलैंड का ढांचा ही बदल गया, उसूरी रिवर का फ्लो बदल गया। जब रूस ही करते हैं इस तरह की कार्रवाई तो बड़ी जबरदस्त करते हैं। सो द रिलेशनशिप वाज वेरी वेरी बैड। और उस वक्त भी आप हेनरी किसिंजर को दीजिए, गिव हिम द ग्रेट दिस थिंग। हेनरी किसिंजर ने क्या डिविसिवनेस निकाली, रूस और चाइना के बीच में दरार बनाई, ताकि चाइना और यूएस जो है एक साथ मिलकर उन्होंने अल्टीमेटली रूस को पछाड़ा, सोवियत यूनियन को। आज के जमाने में वो डिप्लोमेसी कहां गई? अभी रूस और चीन तो मिले हुए हैं। रूस को तो, यूएस को तो हर कोशिश करनी चाहिए कि रूस उसके पक्ष की तरफ रहे। ये वक्त नहीं है कि यूक्रेन से को लेकर हम नेटो को बढ़ाने की कोशिश करें। ये वक्त है इंडो पैसिफिक का, और इंडो Correct. पैसिफिक के Correct. लिए Correct. उसको रूस की जरूरत है, यूएस को। Correct. वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यूएस बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट की। बेवकूफी कर रहे हैं। जी। नेक्स्ट। Project Hindu Kush, regime change or not, Zelensky has armed the public well. Are we seeing Syriafication of the region? What's Putin's end game? Already taking losses. Syriafication is a good terminology you're using, which means ultimately the deterioration of the situation into a classic insurgency, a typical hybrid kind of a war situation, जैसे सीरिया में played out from 2011 onwards till very very late. मैं समझता हूं कि इतना आसान नहीं होता है ये। You have to be willing to accept a tremendous amount of losses and damage. शहर देख लीजिए, डमास्कस देख लीजिए, किस तरह से क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है डमास्कस के अंदर। ठीक है, और भी बहुत बहुत बड़े पुराने शहर सीरिया के। सीरिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। तो इफ यूक्रेन इज विलिंग टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ ए थिंग, वो लड़ेंगे। मैं समझता हूं इस वक्त जो जेलेंस्की कर रहे हैं, ओके ठीक है,
a good popular kind of an uprising, showing some kind of a strength, leadership दिखा रहे हैं, लोग वाह वाह हो रहा है हर तरफ से। मैं ये कहूँ आपको, बॉडी बैग्स जब बढ़ने लगेंगे यूक्रेन के अंदर भी, और खाने पीने की प्राइसेस बढ़ेंगे, जबरदस्त हो जाएंगे, जब एनर्जी नहीं रहेगी उनके पास, तेल नहीं रहेगा उनको विंटर के लिए गर्म होने रखने के लिए अपने आप को, बच्चों के लिए दूध नहीं रहेगा, तब जो है उस वक्त दैट इज द टाइम यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि क्या हम कॉम्प्रोमाइज करें कि नहीं करें। पुतिन का भी वही तो इंटेंट है पुतिन का। दैट इज हाउ यू पुट प्रेशर ऑन योर एडवर्सरी लीडरशिप कि देखो तुम्हारा देश तो तबाह हो रहा है, अब जो है रिलेंट करो, कम टू एन एग्रीमेंट। ऑल दैट पुतिन इज आस्किंग। आपने उनको सुना होगा, द वेरी फेमस तुलसी गैबार्ड को सुना होगा आपने, द अमेरिकन डेमोक्रेट सेनेटर। उन्होंने क्या कहा था बाइडेन को कि ऑल दैट बाइडेन नीड्स टू डू इज टू अग्री दैट यूक्रेन विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ नेटो। अगर इतना कह देते ये सब तबाही खत्म हो जाती एंड द रीफोकस ऑन इंडो पैसिफिक वुड हैव टेकन प्लेस। इतना क्यों तुले हुए हैं यूक्रेन के ऊपर? अरे बाद में कुछ सालों के बाद कर सकते हैं शुरुआत अगर करें। देयर इज नथिंग कास्ट इन स्टोन। आफ्टर ऑल, नो फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज इंटरेस्ट व्हिच आर इन्वॉल्व। तो इसलिए ये मैं समझता हूं कि सरासर नेटो ने बहुत बड़ी गलती की है, अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, मगर साथ में आई डोंट फोरसी कि यूक्रेनियन लीडरशिप जो है इसको एक सीरियाफिकेशन के तौर पर इसको रिड्यूस करेगी। आई डोंट थिंक इट शुड हैपन दैट वे। बट मैंने आपसे कहा ये तो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, यहां कुछ भी हो सकता है। And we should never forget Hunter Biden. Next question. रॉबर कूल, नमस्ते जनरल अता जी और संजय जी। भारतीय विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकलने नहीं दे रहा पोलैंड। अब भारत इस परिस्थिति से कैसे बाहर आएगा? क्या रूस से कुछ कहेगा? मतलब यूक्रेन इज नॉट अलाउइंग देम टू गो टू पोलैंड। ये क्या हो रहा है कि व्हाट आई एम हियरिंग इज दैट between 16 and 60 all males are being told to be ready to fight. अब उसके बीच में फॉरेनर्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ यूक्रेनियंस आर ट्राइंग टू गेट आउट विद देम। तो उसकी वजह से वो अब वो बाधा डाल रहे हैं इसके ऊपर ऑफ एग्जिट ऑफ फॉरेन नेशनल्स। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। It's not Poland which is involved, it is the Ukrainians who are not allowing them to go into across the Polish border. Right. Next one. Double A again, General, when we looked tough on Siachen Glacier way back in 1984, why our leadership did not make any effort to proceed further on taking back POK? Historically, Pakistan has found it tough to take on India, but why we stopped? Of course, it's not related to Ukraine, but you can... But I will give you an answer. 1984. तो ऐसे तो भाई आप कारगिल को भी देख लीजिए 1999। यू शुड लिंक द सेम थिंग टू 1999 एंड से कि हमने कारगिल वापस ले लिया, व्हाई डिडंट वी कंटिन्यू इनटू गिलगिट बाल्टिस्तान। देखिए हर चीज का वक्त होता है। 1984 सियाचिन का आर इंटेंट, वी वर नॉट गोइंग टू गो टू वॉर, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू वॉर। 1984 में हमारा लिमिटेड एम था, और हर दफे जब लड़ाई लड़ी जाती है इसका एम इज नॉट इंटेंस कि पूरी जमीन वापस ले लो। यू हैव लिमिटेड एम्स मेनी टाइम्स। 1984 में हमारा लिमिटेड एम था टू बीट पाकिस्तान टू गेट दी सियाचिन ग्लेशियर। 6 दिन से हमने उनको हराया। 13th April वी गॉट ऑन टू द ग्लेशियर। 19th April उनका जो डेट थी उनकी फॉर लॉन्चिंग देयर ऑपरेशन वाज 19th of April, but we got on to Bilafondla on the 13th of April, right? अब एक तो सोचना कि through Siachen Glacier to make operations into Gilgit Baltistan, you have to think again. ठीक है, ये operations वहां से नहीं होते हैं। You can't go through Siachen Glacier to make operations anywhere. You will have to go through the Turtuk Valley. You will have to go through Kargil. You will have to go through Kashmir, Jammu and Kashmir, right? You will have to open up many fronts. क्या हमारी इकोनॉमी सपोर्ट करती थी इन सब चीजों को करना उस वक्त? अगर ये लड़ाई महीने की लड़ाई अगर हो जाए, 1.5 महीने की लड़ाई हो जाती उस वक्त भी, आप समझ लीजिए क्या असर पड़ता हमारी इकोनॉमी पर। आई होप यू आर अवेयर दैट 1989 में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे हैड कम डाउन टू $1 billion। Exactly. आज कितने हैं? $638 billion टुडे। Right. तो लड़ाई को कभी भी एक अकेले
उससे मत देखिए, लिंक इट विद योर इकोनॉमी, लिंक इट विद योर पॉलिटिक्स, लिंक इट विद योर सोशल एनवायरनमेंट, सब चीजों के साथ, तब देखिए, सोचिए लड़ाई के बारे में। जी, नेक्स्ट वन। विश्वास इंद्रगंती, was Putin threatening India when he invited Imran Khan? ये सवाल बहुत दफे आया मेरे पास लास्ट फ्यू डेज में. It's an interesting question, very interesting question. That was this a setup? What Imran Khan went to Beijing? वहां पर उनकी मीटिंग्स हुई, एक मीटिंग हुई विद जी जिनपिंग, a reluctant meeting I'm told. And was that a so-called reluctant meeting also a setup? Right? And then he was invited by Putin to come to रशिया. ये वापस आए इस्लामाबाद और फिर रशिया गए, और उसी दिन गए जिस दिन शुरुआत हुआ हमले का की शुरुआत हुई उसी दिन. So was he there? Was Putin playing up this whole thing to tell India, see, I can play to Imran Khan, I can play to the Pakistani leadership, etc., etc. अब अपना अगर आप imagination, you let it go wild, yes, you will come to this conclusion, right? You must remember that in 1979, Prime Minister, that time Foreign Minister Atal Bihari Vajpayee sahab, was in Beijing when the attack on Vietnam started. ये कभी-कभी होते हैं, चुनाचे हो जाते हैं, ये these are sometimes I think these are coincidence, but इमरान खान का वहां जाना मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा it created a bit of a doubt that is this a very subtle message to India कि भाई we need your support in this particular thing, otherwise you see what we can also do. But to my mind also we must not relegate the importance of Pakistan. या देखिए, जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बहुत अहम देश है, इसकी बनावट ऐसी ऐसी जगह पर लोकेटेड है, सेंट्रल एशिया के बिल्कुल नीचे, अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ, चीन को एक्सेस दे रहा है इंडियन ओशन के अंदर, आइडियोलॉजिकली कट्टरपंथी का गढ़ है, वहीं से कट्टरपंथी निकल के सेंट्रल एशिया जाएगी, वहीं से कट्टरपंथी निकल के अफगानिस्तान और जिंजियांग के इलाकों में जाएगी. हमें उसकी वजह से लोग, दुनिया फिक्र में रहती है. अमेरिका सब कुछ करता है मगर पाकिस्तान को कभी रोग स्टेट नहीं कहता, राइट? अनऑफिशियली बहुत चीजें कह देते हैं उनको, पर ऑफिशियली कभी रोग स्टेट नहीं कहते उनको, राइट? वही रूस कर रहा है. रशिया वांट्स पाकिस्तान ऑन इट्स साइड also, because otherwise it is worried about Central Asia. 72 मिलियन पॉपुलेशन कम नहीं है कोई, और इनकी अपनी रशिया की मुस्लिम पॉपुलेशन इज अबाउट 11-12 मिलियन. चेचनिया, दागिस्तान, ये सब इलाकों में दे डोंट वांट द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दिस कमिंग इनटू दीस एरियाज. तो इसलिए रूस और पाकिस्तान के रिलेशंस अभी इंप्रूव होंगे और काफी हद तक. So I will leave you in a doubt because I am myself in a doubt at the moment. कि क्या ये कुछ था इसके अंदर कि नहीं? I don't want to write it off completely. Okay, next. Yogeshwar, Jai Hind, after sanctions on Russia, Putin ordered to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty. Can it lead to further escalation? Russia ordered to move Russia's deterrence forces. अच्छा, you're moving him to Belarus. You mean to say some of these forces have moved to Belarus? Deterrence forces कौन सी हैं? Are you talking about strategic deterrence forces? इसमें अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से जो एक चीज मिसिंग है इस पूरे इंटरैक्शन में, हमारे आज के इंटरैक्शन में एंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज आल्सो, इज द वर्ड न्यूक्लियर. न्यूक्लियर कहीं नहीं आया कहीं. और मैं आपको याद दिला दूं कि कोल्ड वॉर के जमाने में नेटो के पास बूट्स ऑन ग्राउंड की काबिलियत तब भी लिमिटेड थी, राइट? ब्रिटिश आर्मी ऑफ द राइन, एक आर्मर्ड डिवीजन वहां लगाया हुआ. क्या बड़ी चीज है एक आर्मर्ड डिवीजन, ठीक है? The US had its troops on the ground. You had 16 countries almost contributing those troops. But असली deterrence जो था NATO के पास was their willingness to use a nuclear weapon, even tactical nuclear weapons and potentially a strategic nuclear weapon. This was very clear as a part of their operational doctrine. It was there. आज इसकी बात नहीं कर रहा है कोई. I am actually a little surprised. इसको मैंने छेड़ा भी है एक दो जगह इधर उधर, बट आई फाउंड नो टेकर्स फॉर इट. ये जो आपने सवाल पूछा है, whether it links up with strategic deterrence, I'm not sure, but I don't think the Russians have moved any of their strategic deterrence forces
anywhere at this time. There are no reports of American armings or anything happening in the NATO areas as far as nuclear weapons are concerned. So thank God, at least this is still remaining a conventional and a below conventional conflict. Okay, Samarjeet Dey, sir, any idea how long this war will go? What would be the consequences worldwide afterward? Second part of the question first. Economically, I foresee a lot of problems if this war goes on. Let me try and tell you what could happen. This is something which I also wrote in this morning, but I'm not an economist, so I don't understand it so well as to be able to write in detail on it. But picking up here and there, अगर ये elongate हो गई और ये कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस आ गए और स्विफ्ट सिस्टम को, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया, तो रशिया के ऊपर इमीडिएटली $600 बिलियन का फर्क पड़ेगा. Why? Because that is the kind of money which is available in the pipeline, and that money will get frozen there. कल अगर चाइना ने कहा रशिया को कि आप छोड़ो ये अमेरिकन को, छोड़ो ये नेटो शेटो को, हम अपना बनाते हैं, लेट्स मेक आवर ओन स्विफ्ट सिस्टम फॉर इंटरनेशनल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा. तो अगर चाइना को भी स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से निकाल दिया, इट विल बी $1 ट्रिलियन विच विल गेट फ्रोजन. अब कैन यू इमेजिन अगर $1.6 ट्रिलियन दुनिया के एक साथ एकदम से इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर फ्रीज हो जाते हैं, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी? मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या हो सकता है इसका. ठीक है. सो दिस इज द ramifications that you should be examining, reading up more on through economics, etc. Now, how long will this war go? It can end day after tomorrow. It can end day after tomorrow if the offer which Putin has made of a meeting in Belarus, he probably sent his foreign minister there. The foreign minister of Ukraine may go there. There may be some kind of an interaction there. And if the Ukrainians give some indication that they are not going to join NATO, right? That may be just good enough. That may be just good enough. From Putin's side, it is victory. He has got his assurance, and he has done a demonstration. That is the more important thing. He has demonstrated that he has the capability to take these decisions to take Europe to war. This will create a huge strategic deterrence by itself in the European mind. Yeah. Right. Next one. Chaitanya, General Sir, do you think Russia, by putting financial sanctions on Russia is wrong? China has a lot of money. It will become the financier of Russia. I think you just answered it. Kind of I just preempted answered it. this question. Abhi maine Yes, kara yes. tha. You kind of preempted it, right? Next question, which is going to be probably the last question. Anukul Sharma, how does General Hasnain look at the Russian casualty figure as reported by Ukrainians? I think I asked that question. You asked this Has question, Putin 4,300 killed. overextended, and where does this leave India? Yeah. So I continue to reinforce that the casualty figures cannot be as high as this on the fourth day. I don't think that kind of a contact battles have yet taken place. Mostly tank versus tank battles here and there. Infantry तो इस्तेमाल बहुत कम हुई है, और 2 शहरों के अंदर infantry को इस्तेमाल करा है to make that initial entry into the built up areas. ये जब infantry का warfare शुरू होगा built up areas के लिए, अगर हुआ शुरू, तब casualty figures बढ़ेंगे बहुत ज्यादा. Right. And with that, we come to the end of the session. Thank you, General Hasnain. Thank you so much. Thank you all viewers. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram.